ट्रांसलेशंस की जो पब्लिशिंग होती है उसका क्या इकोसिस्टम है, उसके क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं, और इन्होंने क्या काम किया है ट्रांसलेशंस की दुनिया में अदब के एतबार से, चाहे वो उर्दू के बारे में, उर्दू के लिहाज से हो या और दूसरी ज़बानों के ट्रांसलेशंस के बारे में हो। क्या उर्दू से आप लोग सब कंफर्टेबल हैं? उर्दू हिंदी में बात कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं अंग्रेज़ी उर्दू दोनों का इस्तेमाल करूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। जी जी, ताकि so that everybody on the panel can understand. So what I was saying that for your benefit, yeah, you got that. Okay. So we are going to talk about the issues of translation from a publishing point of view. अब ट्रांसलेशन में क्या है कि अगर आप पब्लिशिंग के इकोसिस्टम को देखें, मैं आज सुबह इसके बारे में सोच रहा था कि एंड पॉइंट पे अगर आप देखें तो आप कारी हैं, रीडर्स हैं, राइट? आप जब बुक स्टोर में जाते हैं, चाहे वो आप बड़े शहर में रहते हो तो आप जो बड़े बड़े क्रॉसवर्ड्स टाइप के बुक स्टोर्स हैं, आप उनमें जाते हैं, आप ट्रांसलेशन की बुक खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे, छोटे शहरों में बहुत जगह बुक स्टोर्स में नहीं होते, रेलवे स्टेशन पे छोटी सी दुकान होती है किताबों की, वहाँ से आपको कभी कभी ट्रांसलेशंस की ट्रांसलेटेड किताबें मिल जाती हैं, आप उसको पढ़ते हैं। एक नई चीज़ जो हुई है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात होती है, राइट? आप लोग बहुत सी किताबें ट्रांसलेटेड, चाहे वो यहाँ से हो या कहीं और दूसरे मुल्क में की गई हों, PDF के तौर पे आप पढ़ते हैं या ई बुक्स की शक्ल में आप पढ़ते हैं। तो कई सारे, देयर आर सेवरल फॉर्मेट्स विच आर अवेलेबल नाउ. So that is the end point where you are basically accessing the books, from where you are accessing the books. But ये कहानी फिर शुरू होती है बहुत पीछे, जहाँ पे एक कोई किताब होती है जिसको कि कोई राइटर लिखता है और कोई पब्लिशर होता है या एजेंट होता है who tries to find out कि भाई इस बुक को ट्रांसलेशन मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, क्या ये पहुँचाई जा सकती है कि नहीं, और व्हाट आर द लैंग्वेजेस जिसमें कि इसकी तरसील हो सकती है, इसका एक मार्केट और डिमांड उसको एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद फिर पब्लिशर्स आते हैं पिक्चर में, और वो पब्लिशर्स फिर ये तय करते हैं, उनके जो भी पैरामीटर्स हैं, कि ये बुक को किस ज़ुबान में हमें तर्जुमा कराना चाहिए और उसकी मार्केटिंग और सेल्स हो, और फिर उसके जो है एक ROI भी उसका एक एलिमेंट होता है, वो कैसे तय करते हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है कि इस टॉपिक के बारे में, और उसके बाद फिर आप लोगों के जहन में जो भी सवालात होंगे उस पर हम आएंगे। और अभी मैं तारुफ नहीं करा रहा हूँ, आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनीबॉडी इंडिविजुअली, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अलग तरीके से हो। सो बेसिकली आई वांट टू डिवाइड दिस डिस्कशन इनटू 4 or 5 stages. So in stage 1 we'll have the introductions where the panelists will talk about their own journey in a very small short way, what they have done in terms of translations, and the publishing houses that they're representing, what kind of translation work is happening in those publishing houses. So that will give us a picture of the status quo, अभी क्या हो रहा है, right? उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रांसलेशंस के, उर्दू के सिलसिले से, दूसरी ज़ुबानों को उर्दू में लाने के सिलसिले से, और फिर अब्रॉड में उसका क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और then what are the challenges that we are facing, publishers, what are the challenges they are facing, चाहे वो distribution के बारे में हो, marketing के बारे में हो, जो भी हो। और उसके बाद we will see कि what are the lessons that we can learn from other countries, right? और lastly what is the advice that they have in terms of, यहाँ पे बहुत से institutions के लोग बैठे हुए हैं, नेशनल NCPUL के लोग होंगे, और अंजुमन तरक्की उर्दू बोर्ड के लोग होंगे, गालिब इंस्टीट्यूट के लोग यहाँ पे हैं, इनसे कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और उर्दू को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये खाका डिस्कशन का मेरे जहन में, दिस इज़ हाउ आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। सो किकिंग ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द डिस्कशन, आई वुड लाइक यू टू share a little bit about yourself with all of us, and basically tell us about your journey as a publisher. How did you join this field, and what do you see in terms of translation, and what kind of work is happening in your publishing house. So may I start with you, ma'am? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अभी लास्ट सेशन जो मैं सुन रही थी, इतनी एनर्जेटिक ऑडियंस मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब इतना एंगेज हो कि आप लोग सुन रहे हैं, एक एक बात को नोट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सब तारीफ़ के काबिल हैं। जहाँ तक हमारे सेशन का सवाल है और मेरे काम का सवाल है,
मैं एक ट्रांसलेटर रही हूँ एडिटर होने से पहले। पिछले 10 सालों से मैं ट्रांसलेशंस कर रही हूँ। मैंने अमीश, अनुजा चौहान, रश्मि बंसल जैसे नामी लेखकों का किया है, जो क्योंकि ट्रेड पब्लिशिंग में थे हम। राजकमल से जुड़ने से पहले मैं यात्रा बुक्स में थी, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूँगी कि ट्रांसलेशन से मैं बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पे भी हम ट्रांसलेशन के बारे में यही कर अभी तो इंट्रोडक्शन ही है ना लाइक ओके। तो राजकमल में अभी हम ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, और राजकमल बहुत पहले से ट्रांसलेशंस करता रहा है, तो उसके ऊपर मैं तसल्ली से भी बताती रहूँगी। मेरा नाम शिराज हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो विजुअल आर्ट से है। जामिया मिल्लिया इस्लामी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में मैं दरस व तदरीस की खिदमत भी अंजाम देता रहा हूँ, और इल्म व अदब के अंदर जो मेरी दिलचस्पी है उसी का नतीजा जो है मेरा आर्ट इनिशिएटिव है ख्वाब तन्हा कलेक्टिव, जिसमें हम शायरी का और अदब का जो क्लीशेड रिप्रेजेंटेशन एक रहा है, फूल पत्ती और गुलाब से आगे की चीज़, उस पर कुछ काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से मेरा पब्लिशिंग हाउस से आर्टिस्ट के तौर पे साबका रहता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैशाली माथुर है। मैं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में काम करती हूँ एज एन एडिटर, और एक पार्ट जो मैं काम करती हूँ उसका ट्रांसलेशन पे बेस्ड है। अभी हम लोग 5 से 6 लैंग्वेजेस में को पब्लिशिंग कर रहे हैं, और मेरा ये आइडिया है कि मुझे सब लैंग्वेजेस का बेहद शौक़ है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें देयर इज़ अ रिन्यूड इंटरेस्ट। I can see a lot of people wanting to read in Urdu, and so I feel very enthusiastic about being here and getting to know everyone and seeing what we can discuss about Urdu really. जी आदाब, मेरा नाम उर्वशी बुटालिया है और मैं एक पब्लिशर हूँ। एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस हमारा है जिसमें कि हम औरतों से जुड़े हुए मुद्दों पे किताबें छापते हैं, और हमें कुछ तकरीबन 35 साल हो गए हैं ये करते हुए। अंग्रेज़ी एक तरह से हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि मेरी पूरी एजुकेशन अंग्रेज़ी में हुई है और मेरी ट्रेनिंग अंग्रेज़ी की पब्लिशिंग में हुई है, तो हम लोग अंग्रेज़ी में छापते हैं। लेकिन बहुत ही पहले हमें ये समझ आ गया था कि जब तक कि हम हिंदुस्तान की तमाम ज़ुबानों में किताबें छापें नहीं, या फिर उनसे तर्जुमा करें अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी की किताबों को उन ज़ुबानों तक पहुँचाएँ, तब तक हम अपने आप को असली फेमिनिस्ट, जिसका उर्दू लफ्ज़ मुझे नहीं आता है, हिंदी में नारीवाद कहते हैं, असली नारीवादी पब्लिशर नहीं कह सकते। तो शुरू से हमारी ये कोशिश रही है कि जहाँ तक हो सकता है हम तर्जमा करें। पहले हमने अंग्रेज़ी में किया, और अब हमारी कोशिश ये है कि अंग्रेज़ी से दूसरी लैंग्वेजेस में करें, लेकिन उसमें बहुत मजबूरियाँ आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे ये पैनल चालू रहेगा तो मैं उनकी बात आपके सामने रखूँगी। I'm really sorry I have to talk in English. I'm Tamil, and though I've lived in Delhi for 10 years, my Hindi is so poor that you don't want to hear me speak. I work for a very young publishing house. It's about 2 years old, Juggernaut. One of the things that we do have is an app, a mobile app that you can read on the phone, where you can read books and stories on the phone. And among the first set of stories that we published was translations of Ali Akbar Natiq, about a dozen stories in English and in Hindi. And hopefully next year or towards the end of this year, we'll publish Khalid Javed's novel, Niyamat Khana. So नियामत खाना ये कह रही थी कि खालिद जावेद की नई नावल नियामत खाना ये पब्लिश करने वाली हैं जगन्नाथ से। तो ये बहुत दिलचस्प है कि यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये अलग अलग, जगन्नाथ बिल्कुल 2 साल बिल्कुल नया इदारा है, पब्लिशिंग कंपनी है। जी जी, और बहुत ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स ये लोग करते हैं। मोबाइल डिवाइस ओरिएंटेड इनका अप्रोच है। और बुटालिया जी के बारे में हम लोग जानते हैं, इनको तो बहुत पहले से हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा इनका काम है। और बाकी पेंगुइन रैंडम हाउस, राजकमल, ये एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं। तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपनी पब्लिशिंग हाउस के अंदर जो ट्रांसलेशंस पे जो काम हो रहा है उसका थोड़ा जायज़ा पेश करें और शेयर करें कि
आपके कंपनी के अंदर ट्रांसलेशन से रिलेटेड आपका विजन मिशन क्या है? बिकॉज हर कंपनी का एक अलग अप्रोच होता है, राइट? जैसे मैं अगर अपनी मुझे इसलिए ये करने को दिया गया कि मुझे ये बात करनी है आप लोगों के साथ, मुझे बहुत खुशी है इसके लिए, भले मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, कि मैं एक राइटर भी हूँ, पब्लिशर भी हूँ, और हमने अभी एक चूँकि सिंगापुर में बेस्ड हूँ मैं, तो मैंने वहाँ से एक मलय नॉवल का उर्दू में ट्रांसलेशन कराया और हिंदी में उसका मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा वो मकसद है कि मैं वहाँ पे चुके हूँ तो वहाँ की ज़ुबान से लेके वहाँ के लिटरेचर को मैं कैसे यहाँ लेके और दूसरी जगह पहुँचाऊँ। तो वैसे ही आप लोगों के पब्लिशिंग हाउसेज में क्या विजन मिशन है और किन चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हैं? और शीरा साहब, आप शायद ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर कुछ रिलेटेड थॉट आपके जहन में हो तो प्लीज़ शेयर दैट विद अस। राजकमल प्रकाशन ने अभी अपने स्थापना दिवस, जो उन्हें 69 साल हुए हैं, 69 ईयर्स, इस पे उन्होंने एक प्रमुख घोषणा की थी कि अब से वो अपनी किताबें उर्दू, मैथिली और भोजपुरी में भी लेकर आएंगे। तो ये हमारे लिए सच में बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उर्दू से हम हमेशा से बहुत सारा ट्रांसलेशन करते रहे हैं, जिसको हमारे एमडी ऑफकोर्स प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी जी कभी ट्रांसलेशन नहीं मानते। उन्होंने कहा, हमेशा समझाया और हमें भी समझ आया काम करते हुए, कि वो लिप्यांतरण है, लिपियों का फ़र्क है। तो अगर आप जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो सेम ही होता है जब तक कि हम उसको लिपि पे ना वो कर दें। तो उन्होंने हमेशा से इतने बड़े बड़े लोगों का, कुर्तुल हैदर हैं, इस्मत चुगताई हैं, ये हमारे बेस्ट सेलर्स हैं। ये इसलिए आज तक इस तरह से बिकते हैं क्योंकि हम उनको प्योर लेकर आते हैं, ट्रांसलेशंस नहीं करते हैं, उसको हम लिप्यांतरण कर देते हैं। तो ये हम हमेशा से करते रहे हैं। इसी में अब हमारी आगे पहल है कि जो हम हिंदी में ला रहे हैं, हिंदी के भी ऐसे बहुत सारे ऑथर हैं जिन्हें लोग पढ़ना चाहेंगे उर्दू में भी, तो उस तरफ भी हमारी एक पहल हो, उस तरफ भी हमारा एक दरवाज़ा खुले, अच्छे से अच्छा साहित्य पहुँचे। तो ये तो अभी हमारे हालिया है। अब तक हम ये करते आए हैं कि ज़्यादा ध्यान हमारा लिटरेचर पे रहा है। पुराना जो भी रहा है, लिटरेचर को हमने हमेशा ट्रांसलेट किया है, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से हम नई आवाज़ों को भी अलग अलग उस पर पहुँचाना चाहते हैं। तो ये बेसिक हमारी स्ट्रेटेजी है जिस पे हम इस साल काम करने वाले हैं। एज ए कारी मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे राजकमल की ही बात करें तो उनकी एक प्रतिनिधि शायरी की सीरीज़ है, जिसमें आप अख्तर शीरानी से लेके मीरा जी और दूसरे फैज़ अहमद फैज़ और दूसरे उर्दू के अहम लिखने वालों का ट्रांसलिट्रेशन जो है आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। और अगर कोई अंग्रेज़ी पढ़ने वाला, सपोज़ मराठी में सचिन साहब लिखते हैं, उनका नावल था कोबाल्ट ब्लू, तो उसे पढ़ के अगर वो ये कहता है कि काश मुझे मराठी आती, तो मुझे लगता है कि वो ज़बान के पार अगर अदब पहुंच रहा है तो वो उसकी कामयाबी है। तो इसलिए ट्रांसलेशंस का और ट्रांसलिट्रेशंस का बहुत अहम रोल है। पेंगुइन में हमारे 2 सेक्शंस हैं ट्रांसलेशन के, काफ़ी ट्रांसलेशन का काम होता है। एक तो सेक्शन है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, जो कि क्लासिक्स और एवरग्रीन्स और ब्लैक क्लासिक्स के उसमें आती हैं। दीज आर हाईली लिटरेरी बुक्स, जैसे कई चांद थे सरे आसमां, वो भी हमारे लिटरेरी सेक्शन की थी, शिवप्रिया ने कमीशन की थी। शहादत हसन मंटो हैं, इसमत चुगताई हैं, इन सब के ट्रांसलेशंस हम लोग लिटरेरी डिवीज़न में करते हैं। और दूसरा है कि इंग्लिश से डिफरेंट लैंग्वेजेस में करना, जो सेक्शन मैं हैंडल करती हूँ। तो मेरा अब के अटेम्प्ट ये है कि अगर हम उर्दू में, ख़ालिस उर्दू में अगर हम अब कुछ बुक्स कमीशन कर सकें, या जो चीज़ मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ वो ये है कि क्या लाइट लिटरेचर में भी उर्दू में लोग पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी पिछले पैनल में जो डिस्कशन हो रहा था वो आई थिंक एंड इस बात से हुआ कि थोड़ी बहुत बोलचाल की उर्दू भी होनी चाहिए। एंड हम लोग मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, इन सब में पढ़ते हैं, तो अब वो लैंग्वेज जो है उसमें थोड़ा सा चेंज सब लैंग्वेजेस में आ गया। अगर आप देखें तो मराठी में देयर इज़ अ ह्यूज रीडरशिप, बहुत लोग पढ़ते हैं मराठी में। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द कंटेंट, वो पढ़ना चाहते हैं। उनमें ये सब में ये ललक है कि हम पढ़ें, देखें आगे क्या है, किसने क्या लिखा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू एक्सप्लोर गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस ईयर। हमारा ये मानना है कि जैसे मैं देख रही थी कि पिछले पैनल में आप लोग बहुत मज़ा ले रहे थे, बहुत बुरा लगा कि आपकी बातचीत रोकनी पड़ी कि हम लोग यहाँ आके बैठ जाएं।
लेकिन वो सब लोग जो पैनल में बैठे थे सब मर्द थे, और सब लोग जो सवालात कर रहे थे वो भी सब मर्द थे। औरत की आवाज़ कहीं नहीं सुन रही थी, और कहीं औरत का प्रेजेंस भी ज़्यादा नहीं दिख रहा था। हाँ जी, हाँ, लेकिन वो दबाने के बहुत तरीके भी होते हैं, तो वो असल में दबाव एक लिटरल नहीं, बहुत से तरीके होते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहें। लेकिन ऐसे है कि हमने जब हमारा विज़न, जैसे आपने पूछा, तो हमारा विज़न ये है कि हम जुड़ी हुई किताबें छापते हैं, उनके लेख, उनके सवालात, उनके जो हिंदी में कहते हैं विषय, सब्जेक्ट्स। लेकिन ये हिंदुस्तानी औरत जिसके बारे में हम लिखते हैं, छापते हैं, ये है कौन? क्या ये सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाली और दिल्ली में रहने वाली औरत है? नहीं, इनकी और भी बहुत सी औरतें हैं इस देश में जिनकी अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं, जो एक चुप्पी में रहती हैं, खामोशी में रहती हैं। और हमें लगता है कि हमारी जो जिम्मेवारी है एज़ फेमिनिस्ट पब्लिशर्स, वो उन आवाज़ों को कहीं ना कहीं सामने लाना। तो हमारे लिए तर्जमा जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो किताबें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं उनको कहीं से ढूंढ ढांड के उनको ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में लाना, लेकिन और भी ऐसी आवाज़ें ढूंढना जो कि औरतें हैं जो इनके पास कुछ कहने को है, लेकिन शायद वो जानती नहीं है कि उसको कैसे लिखें, उसको कैसे कहें, उसको कैसे लोगों के सामने लाएं, और हम उनके साथ काम करके, उनकी मदद करके उनकी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं। फ़ारूकी साहब के डर से मैंने एक पेपर लिख के भेजा था जिसमें कुछ ये पॉइंट्स हैं जो मैं हाँ, अगर वो ट्रांसलेट हो गया या अंग्रेज़ी में है तो आप लोग उसे पढ़ लीजिए, तो कुछ जो पॉइंट्स मैं करना चाहती हूँ वो उसमें हैं। तो इस तरह से हमारे लिए ट्रांसलेशन एक बहुत ही अहमियत रखते हैं, और एक बहुत बड़ा हमारे विज़न का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। जब हमने शुरुआत की थी ट्रांसलेशन की, तो हमने खासकर उर्दू की जो किताबें थी, उस वक्त हमारे लिए, सब हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है, हमने जब इस्मत चुगताई साहिबा के काम ट्रांसलेट किए, या एनी आपा कुर्तुलैन हैदर जी के काम के नॉवेल्स ट्रांसलेट की, उस वक्त उनकी अंग्रेज़ी में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं थी, कोई भी अंग्रेज़ी का पब्लिशर नहीं था सिवाय हमारे, जिसको इस्मत चुगताई का नाम भी पता था। सिर्फ उनकी एक कहानी साहित्य अकेडमी की एक छोटी सी इंडियन लिटरेचर की उसमें ट्रांसलेट हुई थी, और वो भी रैल्फ रसल ने ट्रांसलेट की थी, ना कि किसी हिंदुस्तानी ट्रांसलेटर ने की थी। तो हमारा जो विज़न है, हमारी जो मिशन है, वो इस तरह से खुलासा देना, इन लेखों को सामने लाना, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, और मैं एक की तरफ ही पॉइंट करूँगी। वो ये है कि आज के समय में उर्दू में यंग लोग, खासकर औरतें, कुछ ज़्यादा नहीं लिख रही हैं। तो अगर आप तर्जमा करना चाहते हैं तो आपके पास जो चीज़ें हैं जिनको आप खोज निकाल सकते हैं, वो सिर्फ दूर दराज पास्ट में हैं, और आप उन्हीं को ढूंढ ढूंढ के निकालें। हो सकता है कि मेरी ये परसेप्शन गलत हो, और अगर गलत है तो मैं बहुत खुश होंगी कि ये गलती मान के और आगे चले। लेकिन एज़ पब्लिशर्स जब हम ढूंढने निकलते हैं तो हमें बहुत कम, ये नहीं है कि हमें नहीं मिले हैं इस लेख, लेकिन बहुत कम मिलते हैं महिलाओं के लिखे हुए। हाँ, no, just I think yesterday we had this panel discussion on novels. उसमें ये बात सामने आई कि बहुत सी नॉवेल्स बहुत जगह लिखी जा रही हैं। मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कि हम जान सकें। अभी जैसे मुजीब साहब बता रहे थे कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स 50 से ज़्यादा उर्दू नॉवेल्स लिखे गए हैं। एक मोहतरमा थी यहाँ पे, वो बता रही थी कि कोई एक लड़की ने कोई बहुत ही खूबसूरत सा कैंपस नॉवल लिखा है उर्दू में, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन गैप है जिसको कि हमें फुलफिल करना है, जिससे कि ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और ये मकसद यही है इस पैनल का, कि हम इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और सॉल्यूशंस क्रिएट करें, एक माइंडसेट तैयार करें और जुड़े काम को आगे बढ़ाएं। सॉरी, योर टर्न प्लीज। I'm really interested about hearing about that campus novel, because one of the things that we do is we publish
at least 3 or 4 titles in the app every week, and it can be literary fiction, it can be genre fiction, and it can be from any language in either English or in Hindi. So I'm constantly looking for stories, and what I'm really looking for is a strong story that will keep the reader reading. So that's what I really want. Okay, that's excellent. So some work is happening, and now we understand what their vision and mission is. अब हम ये जानना चाहेंगे कि in the zone of opportunities, right? हर publishing is a business, right? End of the day ये business है. तो business में profit, नुकसान, ये तमाम चीज़ें matter करती हैं. तो एक publishing house कैसे ये डिसाइड करता है, और ये सवाल मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि किस किताब का तर्जुमा होना चाहिए. अब जैसे उर्दू की कोई नॉवल आई है या कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, तो एक एज ए पब्लिशर आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि इस साल हमें ये 5 किताबों को ट्रांसलेट कराना है और मार्केट में लेके जाना है. तो इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या अप्रोच रहता है? बिज़नेस के लिहाज से फर्स्टली तो हम यही पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो बिल्कुल आपको गारंटी देते हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे. उनके लिए वेट किया जाता है कि कब उनका कुछ नया आ रहा है और उनको हमें छापना है. तो आई थिंक एज ए पब्लिशर हम सब उनके ऊपर बैट लगाते हैं और उनको ऑक्यूपाई करते हैं. इसके अलावा एक होता है एक ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड समझना होता है कि किस तरह की चीज़ें चलेंगी. ट्रांसलेशन इसलिए मस्ट होता है कि अब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, मेरे ही लोग सुन रहे हैं, मेरे ही जैसे माहौल में रह रहे हैं, तो उनके लिए वो नई बात नहीं है. लेकिन वही बात हम किसी और के मुंह से सुने, कुछ अलग तरह का सुने, इसके लिए ट्रांसलेशन हम लाते हैं. तो वही ट्रेंड के हिसाब से कि कहाँ पे जैसे वो पेरुमल मुरुगन और इस तरह की कहीं से भी कोई अलग आवाज़ आ रही है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि हमें बिल्कुल जानने का हक है, समझने का हक है कि वो बंदा कहना क्या चाहता है. इसी में एक और हमारा एक बाहुबली, जिसको अब हम भूल जाते हैं कि वो बाहर टॉलीवुड की फिल्म थी, बॉलीवुड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हिंदी में रिलीज़ हो गई हमारे लिए, तो हमारे लिए वो बॉलीवुड की फिल्म बन गई. तो ये है, आपको एक ट्रेंड पे नज़र रखनी होगी. अमीश की ट्रांसलेशन बहुत लैंग्वेजेस में हो रही है. कारण यही होता है कि लोग उसको आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं, उसको पढ़ना चाह रहे हैं. तो ट्रेंड देखना होता है, बंदे का नाम देखना होता है, और फिर आपकी अपने स्ट्रेटेजीज़ होती हैं कि आप उसको कैसे कहाँ तक पहुँचा रहे हैं. और एक और बात, ट्रांसलेशन में सबसे ज़रूरी काम होता है कि उसका ट्रांसलेशन किस तरह का हुआ है. कई बार बहुत अच्छा नाम लेके भी बहुत जल्दी उसको पीट लिया जाता है. लाइक मेरे को कहना नहीं चाहिए, चेतन भगत बहुत अच्छे से बिके थे, लेकिन ट्रांसलेशंस में उस तरह से उभर के नहीं आए. तो उनकी आवाज़ तो वही थी, उनका नावल वही था, यूथ ने पसंद किया था. तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं. ऑफकोर्स मैं कम एक्सपीरियंस है तो मैं ऐसे नाम ले रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ट्रांसलेशन अच्छी क्वालिटी का आप पेश कीजिए, अच्छी चीज़ें उठाइए, बिल्कुल लोग उन्हें पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. तो ये हम रोक के चलते हैं. जी जी. तो ट्रांसलेशन, जैसा उर्मिला ने कहा, ये 2 मापदंड हैं. एक कि बड़े ऑथर होए, नामी ऑथर होए, तो उनको सभी पब्लिश करना चाहते हैं, दैट्स अ नो ब्रेनर. दूसरा ये कि आपको ऐसा लगता है कि इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बिकेंगी, ईजियर टू गेट इट पास द सेल्स, बिकॉज किसी एडिटर का अकेले का डिसीजन नहीं होता. हर बार एक टीम होती है जो उस पर्टिकुलर मैन्यूस्क्रिप्ट को जज करती है, पर एडिटर का काम ये होता है उस मैन्यूस्क्रिप्ट को टेबल पे लाना और उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना. तो किस मैन्यूस्क्रिप्ट को आप टेबल पे लाते हैं, वो 2 चीज़ें तो इन्होंने बताई. तीसरी चीज़ आई वांट टू ऐड दैट समटाइम्स यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट अ बुक. कई बार ऐसा होता है कि एज एडिटर्स हम बहुत सारी चीज़ें अपने पब्लिशिंग हाउस के लिए करते हैं, पर कुछ चीज़ें अपने लिए भी करते हैं. और कुछ कहानियाँ ऐसी हों या कुछ आवाज़ें ऐसी हों जो हमें लगता है कि अगर ये ट्रांसलेट हों या और ज़्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ी जाएं तो इनका स्कोप बढ़ेगा. और या हमें ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर डेमोग्राफिक्स है या यूथ है, इनको ये मैसेज पहुंचना चाहिए. जैसे राम गुहा हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको इतने लोग पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बड़े लोग पढ़ते हैं, जिस डिस्कशंस में उनका नाम आता है, तो उस टाइप के ट्रांसलेशंस वर्क करते हैं. मेरा पैशन प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँ तो अभी नसीर साहब की बायोग्राफी है जो मैं कर रही हूँ. तो इतना मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि वो एक्चुअली तो उर्दू है पर वो लिखी हुई हिंदी में है. और हम लोगों ने आई थिंक 6 महीने लगाए हैं उसको सिर्फ एडिट करके लैंग्वेज को दुरुस्त करने में.
सॉरी, वो हिंदी से उर्दू में करा रहे हैं आप? वो इंग्लिश से इंग्लिश हिंदी से में हिंदी। हाँ, उन्होंने खुद ही एक्चुअली किया है उसका तर्जुमा या ट्रांसलेशन। और इतना मज़ेदार है क्योंकि उसमें कहीं उर्दू है, बहुत ही सख्त उर्दू है उसमें, कहीं पे एकदम क्लिष्ट हिंदी है। तो बट द थिंग इज़ कि ओरिजिनल जो बुक है उसकी, वो उनकी बड़ी ड्रामा की तरह लिखी हुई है। इट हैज़ अ लिरिकल क्वालिटी टू इट जो उनकी ओरिजिनल है। और मुझे लगता है कि इन ट्रांसलेटिंग इट इन दिस लैंग्वेज विच इज़ अ मिक्स ऑफ उर्दू एंड हिंदी, ही इज़ एक्चुअली गिवन दैट लिरिकल क्वालिटी टू द टेक्स्ट विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। So that's how we work. I mean, we have to enjoy what we do. So that's another. छोटे पब्लिशिंग हाउस में फ़ैसले थोड़े अलग तरह से होते हैं, थोड़े ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि आपके पास सेल्स टीम तो होती नहीं है। तो उनको आप कैसे कन्विंस करो कि ये किताब छपनी चाहिए या नहीं छपनी चाहिए। तो हमारे लिए ये होता है कि किताबें हम जाके ढूंढते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो हम बाहर जाके ढूंढते हैं कि कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सब पब्लिशिंग हाउसेस ऐसे ही करते हैं। और दूसरा, जो किताबें आपको भेजी जाती हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स भेजी जाती हैं, उनमें से आप देखते हैं। हमारे सवाल जो होते हैं कि क्या ये किताब बिकेगी, सबसे पहला सवाल नहीं होता, क्योंकि हमारी किताबें ज़्यादा नहीं बिकती हैं और ये हम लेके चलते हैं कि ये नारीवादी किताबें हैं, आइडियोलॉजिकल किताबें हैं, तो इनके अमीश की जैसी कॉपियाँ नहीं बिकेंगी। काश बिक जाए तो हमारी भी लाइफ बन जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता है। वो नीता गुप्ता, हाँ अब आ रही है आवाज़। तो वो हमारी दोस्त हैं, एक पब्लिशर नीता गुप्ता, जो यात्रा ग्रुप्स चलाती हैं, उर्मिला ने उनका जिक्र किया अभी। तो वो अमीश को अलग अलग ज़ुबानों में ट्रांसलेट करती हैं। उनका ये कहना है कि रोज़ सुबह उठ के वो अमीश की फ़ोटो को हाथ जोड़ती हैं कि आपसे मेरी लाइफ बनी हुई है और मेरे पब्लिशिंग हाउस की फॉर्च्यून बनी हुई है। वो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए सवाल हाँ, लेकिन अगर कोई महिला लिख दे तो इट वुड बी गुड। तो ये सवाल होते हैं कि ये इसका कंटेंट क्या है, ये कोई नई चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मिसाल देती हूँ, उससे आपको शायद ये बात समझ आ जाए ज़्यादा। तो हमें कुछ साल पहले एक स्कॉलर ने एक छोटी सी मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी, 38 पेज की, अंग्रेज़ी में तर्जमा किया हुआ। वो था रुस्वा का लेख, मोहम्मद हादी रुस्वा, जिसने उमराव जान लिखी थी, जिस लेख में उन्होंने उमराव जान बन के अपने ही खिलाफ लिखा था, जिसमें उमराव रुस्वा से कहती है कि अच्छा आपने मेरी ज़िंदगी लिखी और उसका खुलासा किया, अब देखो मैं आपके बारे में लिखती हूँ। और वो 38 पेजेस में वो उमराव बन के अपने बारे में ही, अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसका कोई अफेयर किसी अंग्रेज़ औरत के साथ, उसके बारे में लिखते हैं। और इस मैन्यूस्क्रिप्ट की सिर्फ एक कॉपी उर्दू में सलारजंग म्यूज़ियम में थी, जो इस स्कॉलर को कहीं से मिली। और वो इस तरह से मिली कि सीएम नईम साहब कहीं बात कर रहे थे तो उन्होंने इसका जिक्र किया, और ये स्कॉलर ने ढूंढ ढूंढ के उसको खोज निकाला। और उसके बाद दो लोग, एक पाकिस्तानी स्कॉलर और एक हिंदुस्तानी स्कॉलर, ने मिल के इसका तर्जमा किया। तो हमारे लिए ये जो किताब थी, ये हमारी हर एक प्रायोरिटी को फिट करती है। एक औरत, चाहे वो आदमी औरत बन के लिख रहा हो, लेकिन वो आदमी को जवाब दे रही है। एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो बिल्कुल गुमी हुई थी, एक कोलैबोरेशन जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की थी। तो चाहे ये बिके या ना बिके, इतनी पतली किताब है, लेकिन हमने उसको छापा। एक तरफ उसका वो सलारजंग म्यूज़ियम से लेके परमिशन लेके उसको उर्दू का रिप्रोड्यूस किया, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी का किया। इसी तरह हमारे पास एक मैन्यूस्क्रिप्ट आई जो अंजुम ज़मरूद हबीब, कश्मीरी एक औरत हैं, जिनको 5 साल तिहाड़ जेल में डाला गया था ऑन अ सॉर्ट ऑफ ट्रम्प्ड अप चार्ज। तो अंजुम ने अपना जेल अकाउंट लिखा और हमें लगा कि ये आवाज़ बहुत ही ज़रूरी है लोगों के सामने लाने के लिए, खासकर इसलिए भी कि वो तिहाड़ जेल के बारे में बात करती है और कैसे औरतों के साथ वहाँ पे सलूक होता है। और ये भी दिखाती है कि हुर्रियत जो है उसमें वो बहुत से और लोग जेल में थे और हुर्रियत ने आके आदमियों को सहारा दिया, लेकिन अंजुम को बिल्कुल पूछा भी नहीं। तो अगेन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें ये किताब फिट आती है। तो
तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो ज़्यादा अहमियत रखता है, मार्केट सेकेंडरी है, लेकिन किताब बिकनी तो है, तो वो भी ज़रूरी है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। Like everybody said so far, one has to look at what sales wants and what the market wants. But I do have to confess, so far when it comes to translations, we haven't really looked at that. When I Ali Akbar Natik, it's because I published his first collection of stories when I was at Penguin, and I loved that collection. I thought he had a strong classical storytelling ability, but was very much of this time. And he wrote about villages and small towns of Pakistan, stories that I'd never read before, and I thought it was a really unique and fresh voice. So when the second collection came, it made sense to publish it because we also had an opportunity to publish and sell each story individually. And Khalid Javed Saab, I have to again, I heard about him when I was at Penguin, where a friend of mine was at the launch of the book at Jamia and told me it was so amazing. I think the opening few pages talks about what happens in a kitchen and about cooking and food and all of that, and he told me that you have to publish it. And well, that happened after I moved to Juggernaut. So I'm really looking for some, extraordinary writing or an amazing story, and if it appeals to me, that's how we publish. Brilliant. ले लीजिएगा, शी इज लुकिंग फॉर लॉट ऑफ कंटेंट। सो हमारे बीच एक और पब्लिशर हैं जो मुसव्विर ही है, लेकिन मुसव्विर भी अपने आप तौर पे एक पब्लिशर ही है खुद में ये। तो आप जब शिराज, आप जब कुछ क्रिएट करते हैं, चाहे वो पोस्टर आर्ट में हो या कुछ और डिज़ाइन लेड एलिमेंट्स हो, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? और जैसे अभी मार्केट की बात हो रही थी, राइट, तो डिमांड के हिसाब से आप उसको कैसे देखते हैं, या आप सिर्फ अपने दिल की बात सुनते हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि शायरी का एक बड़ा क्लीशेड सा रिप्रेजेंटेशन रहा है कि फूल, पत्तियां, गुलाब, या हाथ में से खून निकल रहा है, गुलाब की कलियां गिर रही हैं। तो आजकल के जो नौजवान, जब वो फेसबुक के ऊपर या किसी दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर बैठा है, तो अगर 10 बुरे डिज़ाइन या लेआउट्स उसके सामने से गुज़र रहे हैं, तो 20 बहुत उम्दा चीज़ें उसकी नज़र के सामने से गुज़र रही हैं, और जाने ना अनजाने उसका एक ख़ास जहन बन रहा है तस्वीरों को लेके, किताबें कैसी दिखती हैं उनको लेकर। तो ये मसला जहाँ पे एक नीम रहना औरत चादर लिए हुए गज़ल की शायरी की किताब के कवर पर है, वो उसको उठाने के बजाय बुकॉस्की की कोई दूसरी किताब उठाना पसंद करेगा, या कोई इस तरीके की किताब उठाना पड़ेगा जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंगेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, और वो बहुत ज़रूरी है। और कोशिश हमारी यही रहती है कि जब कुछ बना रहे हैं तो वो बोरियत से दूर हो। सपोज़ रिसेंटली गुलजार साहब की किताब पाजी नज़्मे के लिए हमने कवर किया, तो एक साहब जिन्हें ठीक ठाक समझ है इलस्ट्रेशंस और तमाम सारी चीज़ों की, तो वो खैर गुलजार उससे पहले आर्ट कवर जो है वो मना कर चुके थे क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। और जब वो किताब उनके पास से पहुंची तो जो साहब थे उन्होंने देख के कहा कि ये अच्छा है, इसमें ये वाकई पाजी लग रहे हैं। तो ये एक तो आर्ट कवर रिजेक्ट किए थे, हाँ, अब वो मेरे नहीं थे तो मेरा खैर पहले ही वो रह गया था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम विजुअल्स को सिर्फ किताबों के कवर तक ही सीमित नहीं रहने दें। उर्वशी जी हमारे बीच में हैं और इनके आप खुद ही बताइएगा, शरीर की जानकारी जो किताब थी, तो वो बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसमें विजुअल्स को इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही मकबूल किताब रही है। पैसे के हिसाब से तो खैर शायद उसने नहीं उतना ज़्यादा कुछ कमाया होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि देयर इज दिस सेइंग दैट
देयर इज़ नो मनी इन म्यूज़िक बट देयर इज़ नो म्यूज़िक इन मनी ईदर। तो वैसी चीज़ है। तो ये यहाँ अच्छा एक पहलू ये भी है कि बहुत सारे पब्लिशर्स या राइटर्स का ये है कि किताब वगैरह लिख ली है और उसके बाद में अब वो शटर स्टॉक के ऊपर बैठ गए हैं और वहाँ से उसमें गूगल कर रहे हैं कि अच्छा ये ठीक है, इस किताब को डाल देता हूँ। मुंबई के ऊपर अगर किताब उन्होंने लिखी है और लास वेगास का फ़ोटो अच्छा लग रहा है, शटर स्टॉक से फ्री में मिल रहा है, तो वो उसको लगा देंगे, काम ख़त्म, पैसे बच गए। तो एक ये है। तो आप प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं तो चाह रहा था कि अगर वो किताब में लेके आ सकता है यहाँ। हाँ, इसी बात पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब ये बना रहे थे तो खुशकिस्मती से मैं उसी टाइम राजकमल में थी और मेरे को पता है कि जब हम गुलजार जी को कवर भेजते थे और अगले दिन वेट करते थे कि जो हमारे एडिटर आ रहे हैं उनका मूड कैसा है, क्योंकि वो सुबह-सुबह फ़ोन करके और जो डाँटते थे उसके बाद। तो ये कवर एक्चुअल में ऐसा है, अगर आपने देखा हो पाजी नज़्मे का, कि एक खिड़की पे लाइक वो ऐसे हाथ रख के बैठे हैं, आँखों पे चश्मा है, चश्मे के पीछे से शरारत झाँक रही है। ये सच में शिराज़ का कमाल है। मैं हैरान रह गई कि सिर्फ़ स्केच के माध्यम से वो कैसे निकाला चश्मे के पीछे से आँखें। जो फ़ोटो भी दबा जाता है, फ़ोटो में भी हमें अच्छा फ़ोटो चाहिए तो चश्मा उतार के खिंचवाते हैं। वो चश्मे के पीछे से जो आँखें निकाली हैं। ये किताब जिसका ज़िक्र आपने किया, ये असल में राजस्थान की औरतों ने बनाई थी बहुत देर पहले, गांव की औरतों ने, और उसका नाम है शरीर की जानकारी। वो हिंदी में लिखी गई थी और उसमें विजुअल्स यूज़ किए गए थे। तो उसकी ये समस्या औरतों के सामने थी। वो एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोग्राम था, विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला विकास योजना, जिसमें ये औरतों के साथ काम किया गया था और इन औरतों ने कुछ हेल्थ वर्कशॉप्स में ये किताब बनाई थी। तो उन्होंने, क्योंकि हेल्थ पे और क्योंकि महिला की बॉडी पे किताब थी, तो उसमें नंगा शरीर दिखाया गया था। लेकिन जब उन्होंने वो किताब को गांव में टेस्ट किया तो सब लोगों ने उनसे ये कहा कि ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आप कभी भी नंगी औरत को गांव में नहीं देखते, वो सिर से पैर तक ढकी हुई होती है। तो फिर वो महिलाओं ने जाके कुछ सोचा और फिर ऐसे किया कि जो पिक्चर्स बनाई थी उसमें महिला सिर से पैर तक ढकी हुई है, लहंगा, चोली और ओढ़नी पहनी है, और फिर वो छोटे छोटे फ्लैप बनाए हुए हैं जिनको आप उठाते हैं और जिनसे उठाने के बाद आपको औरत का शरीर दिख जाता है। और इसी तरह, क्योंकि औरत के शरीर के बारे में अगर आप किताब बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि शादी और बच्चा पैदा करना और वगैरह वगैरह, तो उसमें आप मर्द को भी दिखाएंगे, तो फिर आदमी भी गांव में नंगा नहीं दिखता है। तो फिर वो आदमी के भी शरीर को उन्होंने बनाया और धोती बनाई और उसकी छाती बेर थी और ऊपर साफा पहना हुआ था और आप धोती को उठा सकते थे और देख सकते थे कि वो नीचे से कैसे बना हुआ है। तो बहुत ही इंजीनियस तरह की किताब थी और वो हमने आज तक मेरे ख्याल तकरीबन 80,000 कॉपी उस किताब की छापी हैं और जगह जगह पर वो पायरेट भी हुई है, जिसके बारे में हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो पहुंचनी चाहिए दूर तक, लेकिन कभी मार्केट में एक भी कॉपी नहीं बिकी है। हर एक कॉपी जो गई है वो गांव की महिला ने खरीदी है या किसी ग्रुप ने खरीदी या किसी एनजीओ ने खरीदी है। अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम ये जानना चाहेंगे, आपने जैसे कुछ एक आध झलकी पेश की सक्सेस स्टोरीज की, आपने अमीश की बात की, आपने दूसरी किताबों की बात की, राइट? तो उर्दू के हवाले से आपके तजर्बे में, आपके पब्लिशिंग हाउस में जो आपने काम किया, तो उसमें अगर आप एक एग्जांपल दे सकें उर्दू के रिलेशन में कि कौन सी किताब सक्सेसफुल रही है। और दूसरी बात जो इससे एडेड है कि नई टेक्नोलॉजीज में जैसे ऑडियो बुक्स वगैरह है या ई पब के एडिशंस हैं, तो उस पर क्या काम हो रहा है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उर्दू ऑथर्स की हमारे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसका कि नाम लेना एकदम से मुमकिन नहीं है। जैसे कृष्ण चंद्र हैं, इस्मत चुगताई हैं, वो सबके सब हमारे पास हैं। रह गुज़र, शबाना आज़मी की मदर की जो बुक है, इस तरह की किताबें जो मैंने बताया, ये सब हमने लिप्यंतरण करके रखी हुई हैं। हाँ, इनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि इनका क्या स्कोप है, स्कोप तो बहुत ज़्यादा है और एज ए पब्लिशर सब चीज़ बतानी भी नहीं चाहिए कि इनके सहारे हम खा पी रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई किताबें हैं और इनकी सफलता आपको उससे भी पता पड़नी चाहिए। जैसे ज़िंदगी चैनल जो थोड़े दिन के लिए आया था, एकदम से लोकप्रिय हो गया था, उसके अंदर भी यही था, वो उसी ज़ुबान में बात कर रहे थे। नीचे हमारे लिए थोड़े से फुटनोट्स आ रहे थे जो मुझे लगता कि हमें देखने की भी ज़रूरत पड़ रही थी, और एकदम से फिर वो बंद हुआ जिस पे कारण से। लेकिन सक्सेस बहुत है, स्कोप बहुत है, बहुत मीठी ज़ुबान है। जब हम अपनी चीज़ों को बयान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सजा लें तो क्या दिक्कत क्या है।
तो उसमें स्कोप भी है हमारे पास, और ई बुक में भी हम बिल्कुल लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ों की हमारी शुरुआत हो गई है। और यहाँ पे एक बात है ऑडियो बुक की, ऑडियो बुक में जब ये आएंगी तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उर्दू ज़ुबान बोलने वाले ही आ, उनको डब करें, लाइक जी जी। क्योंकि वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अभी बात थी कि उमराव जान सेकंड वाली किस लिए ख़राब हुई तो ये वाला भी एक पॉइंट बिल्कुल रखा जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ उर्दू वाले, जो मराठी टच लिए किताबें हैं, जो जिस पृष्ठभूमि की हैं, उनको हम उन्हीं से डलवाएं। तो ये भी एक नया स्कोप है इसमें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। कल ही मुझे कुछ उर्दू वालों से बात हो रही थी जो उर्दू में लिखते हैं, अफसाना निगार नॉवलिस्ट वो लोग, और ये मुझे सुनने को मिला कि किंडल एडिशन ई पब्स उर्दू नहीं है अभी। नई जनरेशन है वो उसी से एक्सेस कर रही है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हिंदी में भी एक्चुअली में अभी पहले हिंदी में आ रही हैं, क्योंकि हम एज ए हिंदी प्रकाशक हैं और जो अब उर्दू में काम करना शुरू करने वाले हैं, तो हिंदी में भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट जो बुरी तरह से करप्ट होता है तो उसको हम अपलोड नहीं कर पा रहे। अभी भी एक किताब जा रही है, बार बार जा रही है, तीसरी बार मैं उसको देख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी करप्शन मिल रहा है। एक बार ये फ़ॉन्ट वाला चीज़ें संभल जाए, और जो हुई भी किताबें जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है ई किंडल पे किसी भी प्रकाशक की, सब में कुछ कुछ करप्शन है। वो बोलते हैं कि ये आपको थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करने ही पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स टूट जाते हैं, कुछ मात्राएं बदल जाती हैं, तो उर्दू में भी ये हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये आएगा, लेकिन ऑफकोर्स इससे ओवरकम करना है और तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। हम लोग अभी हाल फिलहाल उर्दू में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कि आगे हम क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए, क्योंकि उर्दू में अभी हम नहीं कर रहे हैं और ईपब में प्रॉब्लम्स हैं, ईपब में काफ़ी लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम्स हैं, और उर्दू में तो ख़ासकर वो नुक्ते हिल जाते हैं सारे, तो उसका मतलब ही बदल जाता है तो दोज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आई एंटिसिपेट एज प्रॉब्लम। Yes, we have audio books. We've already started actually. हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में हम ऑडियो बुक्स इस साल स्टार्ट करने वाले हैं, तो करीब 150 के करीब रीजनल लैंग्वेजेस हम लोग ऑडियो बुक्स में इस साल निकालेंगे। हम लोग क्योंकि हम उर्दू में नहीं छापते हैं, हमारी जो डिजिटल पब्लिशिंग है वो सिर्फ अंग्रेज़ी की है, तो उसमें इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है। मुझे ये नहीं लगता है कि लोग ज़्यादा डिजिटली पढ़ रहे हैं, लेकिन शिवप्रिया का तजर्बा कुछ और ही होगा, हो सकता है। तो ये हो सकता है कि हमारी वो कमी हो कि हम वो किताबों को दूर पहुंचा नहीं सकते। धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन रफ्तार बहुत कम है। बट दैट कुड बी बिकॉज वी आर स्मॉल पब्लिशर्स, आई डोंट नो। I don't know, Urvashi. I think we've been growing steadily, for sure. I think we have about 4 digital reading. Nobody's tried audiobooks. I think there's an organization called Pratilipi, which is based in Bangalore, which has got a lot of funding, and they're going to do audiobooks in various Indian languages. There's been quite a lot of press coverage about them, and I think Urdu is one of the languages. Yeah. So on the app, published in Hindi and in English, as many as each other. I think eventually the idea is to have all languages. But for now, I think these are the two. Let's move towards challenges now, right? I think how much time we have now? Farooq Saab, we have time, right? So in terms of challenges, right? What are the challenges that you face as a publisher when it comes to translating work? So it could be, I mean, right from getting the right kind of books to, going through the translation process. Do you find issues with not finding the right kind of translators to do the job? Are there financial issues associated with that in terms of rates, etc., etc.? So, what are the main challenges, main hurdles, in front of you as a publisher to achieve that, that ideal state, for translate work? I have to say to me the first problem is I don't really know what's happening in Urdu literature or in any other language literature except I think Tamil, and because we have a Hindi editor, we know to some extent what's happening in Hindi. So primarily I don't know who the writers are I should be watching out for, who I should be approaching.
and I know only a handful of translators and I keep working with them. The costs haven't really been prohibitive, I have to say. It's usually a division of royalties and a division of advances. So to me, it's primarily how do I get to know what are the Urdu stories that should be translated. Okay, so for us also, in a sense, the challenges are similar. How to find the kind of manuscripts that we would like to publish. And as I said, that we face this issue that we don't find very many younger women writing in Urdu. Now, that's not to say that younger women are not writing in Urdu at all, but the kind of material we publish is feminist. It's very political. I don't find much writing like that. There may be, for example, the Lift novel would not be really for us. So it means that you don't have an endless horizon of manuscripts that you will keep on seeing. And in some sense, we are really looking at the past. And there it is our task as feminist publishers to produce archival and critical editions of Urdu women writers writing in Urdu. But many of the writers, for example, Jamila Hashmi, Khadija Mastur, इन writers के बारे में रज़िया सजाद ज़हीर, इनकी ज़्यादा एडिशंस नहीं हैं, बिकॉज दीज आर मेजर राइटर्स. इनके बारे में कुछ होना चाहिए, इनके कलेक्टेड वर्क्स ट्रांसलेट होने चाहिए, लेकिन they were not necessarily very feminist. For example, Jamila Hashmi in her time. So you need scholars who have worked on them, who will provide a good introduction, which will contextualize their work. That also is a difficulty. And then I find one other thing, which I'm not sure if any of you faces. I found it only with 2 books, but it made me think that there is an assumption, no, there is, I don't know what the word is, among Urdu writers, translators, readers, their families, कि कोई ऐसी किताब है जो उर्दू में छप चुकी है, जिसमें आपने बहुत कुछ कहा है और बहुत चीज़ों का खुलासा किया है, लेकिन उसको आप अंग्रेज़ी में लाना नहीं चाहते. In a sense, there seems to be an assumption that by bringing it into English, you will somehow face different problems. We faced this when we were doing Malka Pukhraj's autobiography. तो उन्होंने वो कितनी देर की उर्दू में लिखी हुई, उन्होंने काफ़ी सारी वॉल्यूम्स हैं. उन्होंने हमारे साथ अंग्रेज़ी में जो नेगोशिएशन की थी वो 1 वॉल्यूम के लिए, सलीम के दवाई ने उसकी ट्रांसलेशन की थी. लेकिन उनका ये कहना था कि ये किताब पाकिस्तान नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तो ये उल्टा था कि अंग्रेज़ी की किताब पाकिस्तान नहीं पहुंचनी चाहिए, हालांकि उर्दू की वहाँ पर थी और अंग्रेज़ी इज़ अ मच शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ इट. और उनकी फैमिली ने भी हमें मना किया कि ये किताब पाकिस्तान ना जाए. उसी तरह से हम अब मुझे वो ऑथर का नाम याद नहीं है, बहुत अरसा हो गया है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत पार्टीशन मेमोयर उर्दू में लिखा हुआ था अबाउट दिल्ली, एंड इट वाज पब्लिश्ड एंड इट डिड वेरी वेल इन उर्दू. और मैंने उनके परिवार को कांटेक्ट किया, उस वक्त वो ऑथर भी ज़िंदा थी, कि हम इसको अंग्रेज़ी में छापना चाहते हैं, और उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उसमें जिन जिन लोगों का जिक्र किया हुआ था उनके परिवार अभी तक मौजूद थे. लेकिन उर्दू से उन्हें कुछ चोट नहीं आई, अंग्रेज़ी से ये लगा कि चोट आएगी. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. देयर इज़ समथिंग देयर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन. लेकिन मुझे अभी ठीक तरह से समझ नहीं आई, लेकिन ये समस्या ज़रूर है. नहीं, आज़ादी की छाँव में तो आयशा किदवाई ने ट्रांसलेट की, वो तो हमने उनसे कहा था, लेकिन वो बहुत उन्होंने फैमिली ने किया नहीं, लेकिन इवेंचुअली आयशा ने की. ये शायद कुछ बानो उनका नाम था, वो जो दिल्ली के मेयर थे, नूर, वो परिवार उनके साथ कुछ ऐसे था. आप समझ गए ना कौन सी किताब का जिक्र मैं. मेरा पहला पॉइंट वही होएगा जो शिवप्रिया ने बोला है कि एक तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं है कोई, आई थिंक विच इज़ द रीज़न माई वी आर ऑल हियर, कि उतना हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन नहीं है ये समझने के लिए कि कौन से ऑथर्स हैं जो हमें पब्लिश करने ज़रूरी हैं. मतलब ये शायद पहल उर्दू अकेडमी को ही लेनी पड़ेगी कि वो हम लोगों के संग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करें. आप लोग में से जो भी प्रोमिनेंट पीपल हैं जिसमें डील करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम टू अस और हैव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद अस.
where we can get together and we can meet at some point of time and see what is it that we can publish. दूसरी चीज़ ये है कि it's a similar thing that I face amongst Hindi translators and Urdu translators कि professionalism की बेहद कमी है. I just find that a lot of people are very enthusiastic जब वो project start करते हैं और फिर बीच में वो इतना डिले कर देते हैं कि उनका खुद का enthusiasm ख़त्म हो जाता है और फिर हम लोग चेस कर कर के पागल हो जाते हैं और फिर ऑथर्स हमसे पूछते हैं कि ये कब आने वाला है और हमने कहा राम भरोसे है फ़िलहाल तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें प्रोफेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है. ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ईमेल्स पे नहीं हैं और ठीक है आप टेक्नोलॉजी आप यू डोंट बिलीव इन टेक्नोलॉजी दैट्स फाइन टू, बट अगर आपको इस फील्ड में काम करना है या किसी पेज पे काम करना है तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल और थोड़ी इन चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूरी होएगी. क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर मुझे उर्दू में लेटर्स आ जाते हैं लिखे हुए और उन्होंने सर मैडम करके और उन्होंने पेंगुइन को भेज दिया है. पर अगर कोई अच्छी चीज़ है मुझे लगता है एक तो मुझे उर्दू नहीं समझ में आएगी, दूसरा उनको ये नहीं मालूम कि वो किसको भेज रहे हैं. तो ये हवा में एक हाँ तीर चलाने वाली बात है कि मुझे नहीं मालूम कि ये कौन क्या लिख रहे हैं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर वो हमसे इंटरेक्ट करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि उन्हें कहाँ भेजना है क्या करना है. So that I think is very very important to do and professionalism will always help. It's the same thing in Hindi as well. जी बिल्कुल एकदम सही बात उठाई है विशाली ने. प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से कई बार हमको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. एक बार उस पर काम होने लगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही पंक्चुअल होते हैं और उनका ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है. तो यही हमें इस तरह के लोग चाहिए होते हैं. और अपने प्रकाशन की तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि ऑफकोर्स हम हमेशा से छापते हैं उर्दू की किताबें हिंदी में. अब आपको भी पहल करनी होगी, हिंदी की किताबें उर्दू में लाते हैं और इस रिश्ते को और अच्छे से बनाते हैं. अच्छा, एक तो कि हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी एक तो चीज़ हो गई और ये आप इंडिया में फिर और भी दूसरी ज़ुबान है राइट, तमिल है तेलुगु है. तो आई डोंट नो कि आप लोग इस कदर ट्रांसलेट करते होंगे कि और भी ज़ुबानों को देख पाते होंगे राइट. राजकमल का जैसे फोकस प्रॉब्ली हिंदी में है, आप दूसरी ज़ुबान से हिंदी में लेके आते. हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ स्कोप राइट या मार्केट कह लें आप, तो एज ए पब्लिशर आप उसके मार्केट को जैसे कि हम जानते हैं कि अब इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है और डिजिटल मीडियम की वजह से या माइग्रेशंस की वजह से आपके बहुत से रीडर्स ओवरसीज़ भी रहते हैं राइट. चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो और गल्फ़ कंट्रीज़ हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, जहाँ भी हो. तो इन तमाम रीडर्स को टैप करने के लिए राइट आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है या आप सिर्फ लोकल मार्केट को देख रही हैं, ये हम जानना. नहीं, हम लोकल मार्केट नहीं, हमारे रीडर्स बहुत दूर तक हैं और कई बार हमें ऐसे अप्रोच आते हैं कि जैसे कि मैसेंजर पे आता है कि मैक्सिको में एक लेडी थी, उसको हमारा कुछ पूरा संग्रहालय पूरी वो चाहिए थी रचनावली. उसने हमसे पूछा, हमने उससे कोऑर्डिनेट किया, हमने बताया कि पोस्टल चार्जेस लगेंगे, तो वो सॉर्ट आउट हुआ. तो इसकी वजह से क्योंकि अभी हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और डिजिटली हम इतना एक्टिव हैं तो अब वो अप्रोच हम पे नहीं रहेगी. क्योंकि अगर हम हिंदी में छापते हैं तो हमें उसको वर्ल्ड वाइड बेचने के राइट होते हैं. तो क्योंकि हिंदी है तो वो हिंदी में हम बेच रहे हैं, हम दूसरी लैंग्वेज में करके नहीं बेच रहे हैं. तो वर्ल्ड वाइड राइट तो होते हैं लेकिन ऑडियंस तक कैसे पहुँचे उसमें अभी सोशल मीडिया काम आ रहा है और बहुत अच्छे से एक दूसरे की कनेक्शन से हेल्प से हम बेच रहे हैं और रीडर बढ़ रहे हैं. अब वो वहाँ से भी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं. तो ये इससे हट गया है कि सिर्फ हम एक ही जगह पे सोच रहे हैं या इंडिया में. एक तो ये जो चीज़ है कि ये वाली जो बहस करने की किताबें ख़त्म हो रही हैं या रीडरशिप मर रही है जिंदा, ये इससे परे अगर देखा जाए तो जितनी इम्पोर्टेंट जो है फिज़िकल स्पेसेस हैं उतना डिजिटल स्पेसेस भी हैं. और अब खाली इस आप अगर सपोज़ पेंगुइन के वेबसाइट पे जाते हैं या ज़ुबान पे भी आप पहुंचते हैं तो साथ के साथ में एक ब्लॉग जो है वो साथ के साथ आप पढ़ सकते हैं डिजिटली. जो बच्चा रोज़ के 1.5 GB फ्री का फ़ोन में लेके घूम रहा है तो वो और 10 चीज़ों के अलावा कुछ वक्त
अपने मोबाइल पे भी पढ़ने पे गुजारना चाहता है। तो जो 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 ऑनलाइन स्पेसेस है उनके ऊपर ख़ास ध्यान दिया जाता है, बल्कि सोशल मीडियाज़ को हैंडल करने के लिए अलग से लोग मौजूद हैं कि अगर आज यहाँ पे हम 5 लोग बैठ के इसके बात कर रहे हैं किताब की बदलती हुई शक्ल पे या किताब की आवाज़ के ऊपर, तो इस वक्त बहुत सारी जगहों पे इसको देखा जा रहा होगा, इसके बारे में लोग बात कर रहे होंगे। तो वो उसको हम सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। और उर्दू के और जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उसको ज़रूरत है कि हम जब हैशटैग करके कुछ डाल रहे हैं तो हमें हैशटैग कौमी कौंसल जब हम लिखें तो ऐसा होना चाहिए कि पहले से 2000 रिजल्ट्स जो हैं उसमें मौजूद हों। ये नहीं कि आप वो पहले इंसान हैं जिसने हैशटैग करके कुछ लिखना शुरू किया। आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें प्ले में आती हैं। एक तो ई बुक्स है। ई बुक्स की का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है हमारे एक्सपीरियंस में। ऑल्दो इट्स देयर, इट्स एक्चुअली क्वाइट लो, बिकॉज इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत एक्साइटमेंट था, मार्केट एकदम से 25% ग्रोथ पे आया था, सबने किंडल खरीद लिए ये क्या। बट देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ फटीग दैट कम्स इन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग ऑन ई बुक्स, एंड आई थिंक दे हैव बीन सक्सेसफुल बिकॉज दे आर पब्लिशिंग मच शॉर्टर वर्जन्स, और वो देख के उस प्लेटफॉर्म के लिए पब्लिश करें। पर अगर आप रेगुलर किताब को, फिजिकल किताब को ई फॉर्म में दें तो उसका बिजनेस कुछ खास बड़ा नहीं है। बट वॉट हैज़ ग्रोन इज़ द ई रिटेल। जो छोटे शहरों में जितने भी सेल्स बुक शॉप्स हैं वहाँ बहुत कम होती हैं, तो जो रिटेलर्स हैं वो ये ई प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, और ई टेलर्स जो हैं, और वो बुक्स को इधर से उधर पहुँचा रहे हैं। अभी भी काफ़ी बार हम लोग को जब किताबें बाहर भेजनी होती हैं या कुछ होती हैं तो देर आर वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स दैट टेक इट अब्रॉड। आजकल अगर आप देखें लंदन बुक फेयर में जो जाते हैं, इतने सारे हिंदी और डिफरेंट लैंग्वेजेस के पब्लिशर्स लंदन बुक फेयर में होते हैं। वहाँ पे देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन, and there is a set system now, and there are distributors who are going abroad on a regular basis, and that's why you have this whole channel where you can actually send books abroad physically. But उसके अलावा आप Amazon के through भी order कर सकते हैं। That is one of our major channels. 80% of our business is through Amazon. दूसरा ये कि लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, शायद ये इस वजह से कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। We've in the past couple of months we've seen that we've published in Arabic. Like मेरे एक ऑथर हैं जो completely commercial mass market fiction में लिखते हैं, और उनकी एक किताब हमने अभी Arabic में publish की है। उसका हाँ कवर एकदम अलग है, but it obviously works for their market. Then recently we did it in Indonesian language. So I feel that e-platform can be used for this purpose. And उर्दू का मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ करें जो कि कैच ऑन करें, ट्रेंडी हो, शुरू में वो करें, फिर बाद में यू कैन गेट इनटू डीपर मोर सेरेब्रल थिंग्स, मोर इंस्टीट्यूशनलाइज थिंग्स। बट अगर शुरुआत उस तरह से करें, हल्की फुल्की चीज़ों से जो कैच ऑन करें अमंग्स द यूथ, देन एवरीबडी विल गेट अ सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग और करना क्या चाहते हैं, instead of just doing literary. That would be my suggestion. जो वैशाली ने कहा, जस्ट टू अग्री विद ऑल ऑफ दैट, और उसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करूँगी कि किताब को बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के 2-4 तरीके होते हैं। उसमें हमने कुछ के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। एक तो हमारा एक ओवरसीज़ डिस्ट्रीब्यूटर है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, तो हम फिज़िकली उन्हें कॉपियाँ भेजते हैं। हर एक किताब की 300, 500, 600, 700 कॉपी हम उन्हें भेजते हैं, जो कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे बेचते हैं। तो इसका मतलब कि वो किताब वहाँ बाहर के कंट्रीज़ में और ख़ासकर यूएस और यूके में उनकी लोकल प्राइसेस पे अवेलेबल होती है। वो थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि टाइम वाइज यू हैव टू वर्क वेरी वेरी फार अहेड। उनकी टाइमलाइंस, हम लोग जो जिस तरह से काम करते हैं थोड़े कैजुअल होते हैं, लेकिन उनके लिए आपको साल भर 1.5 साल पहले पूरा सब कुछ तैयार करके भेजना पड़ता है, ये सब कुछ। दूसरा ये है कि आप किताब के राइट्स बेच सकते हैं। तो राइट्स की मार्केट में अब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन फिर भी वो मार्केट इतनी बुरी नहीं है। तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि हमने इस्मत चुगताई की किताबें छापी थी शुरू में,
वो हर एक उनकी किताब पे हमने यूएस राइट्स बेचे, यूके राइट्स बेचे, कुछ फ्रेंच ट्रांसलेशन राइट्स बेचे, कुछ इटालियन में छपी। इसी तरह से कुर्तुलैन हैदर की किताबें भी ट्रांसलेट हुई हैं, खासकर एक अमेरिकन एडिशन है आग का दरिया की, एक इटालियन एडिशन है। तो राइट्स मार्केट इज़ अनदर वे ऑफ गेटिंग द बुक आउट, पर उसमें ये होता है कि आपका नाम गायब हो जाता है, क्योंकि जो पब्लिशर उधर छापता है वो अपना नाम देता है। और तीसरी ये जो ज़्यादा रीसेंट चीज़ है जो ये ई बुक से जुड़ी हुई है, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू प्रिंट ऑन डिमांड. So there are distributors with whom you can lodge PDFs of all your books. तो वो अपनी वेबसाइट पे रखते हैं और किसी को किसी भी देश में कहीं भी किसी वक्त एक कॉपी की ज़रूरत हो वो छाप के आपको भेज देते हैं. तो इसका मतलब कि आपकी सारी लिस्ट एक तरह से ज़िंदा रह सकती है और दुनिया भर पहुंच सकती है. So we try to work with all of these methods. We primarily publish for readers in India, so the stories are tailored for readers in India. And I think very few stories actually can travel. That's the truth of that. The other thing is, it is true in theory that there are lots of Indians, Bangladeshis, Pakistanis and Sri Lankans in Europe, in Australia and in US who should be buying Indian books or books in Bangla or books in Urdu, whatever. But they're not there. We don't know how to access them. Bollywood's been able to access them. Tollywood's been able to access them properly. Like they make hundreds of millions of dollars from overseas markets where basically Desis go and watch films. We haven't been able to crack it. I don't think we know how to do this. I hope at some point in the future that we can. It's a failure. But there is an opportunity there, of course, and hopefully we'll be able to tap into that somehow. It's not, I mean, I don't think it'll achieve that scale ever. But let's stay optimistic. अब हम इस पैनल के क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं. तो मुझे कहा गया कि 4:30 बजे ख़त्म करना है. एक दो सवाल भी हम लोग लेंगे. हाँ, ज़रूर. मैं इस बात पे आप सवाल सोच लीजिए और मैं इस बात पे ये ख़त्म करना चाहूँगा कि भी जैसे आपने कही कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होती है कि ये साल की 10 किताबें हैं जिसके तर्जुमे होने चाहिए, राइट? जैसे जर्मन बुक ऑफिस वगैरह दे कम आउट विद अ लिस्ट रिकमेंडेशंस एंड तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है. यहाँ जो लोग जिम्मेदार बैठे हैं उस बारे में एक डायलॉग, एक कोलैबोरेशन मेरे ख्याल से शुरू होना चाहिए उस पर. अथर भाई ज़्यादा बेहतर जानेंगे इस बारे में और आप लोग सब जानते हैं उनको, तो आई एम श्योर कोई रास्ता निकल सकता है उसका. लेट्स टेक द क्वेश्चंस नाउ. आप प्लीज़ सवाल करें अपना. राजकमल आई नो बहुत बड़ा है, बाकी पब्लिशिंग्स का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट बिकॉज मैं नया हूँ बुक्स में, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बट जो बहुत संजीदा किताब है उनको अभी पढ़ रहा हूँ. और मैं बायोलॉजी और इवोल्यूशन और साइंस पे तो बुक्स पढ़ रहा हूँ, बट वो अंग्रेज़ी में ही होती है. हो सकता है भाषा की लिमिटेशन हो, बट आई वुड लव टू सी दोज इन हिंदी एंड उर्दू, बिकॉज आई नो जैसे मेरे मम्मी पापा हैं वो तो इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ते, तो उनको अगर मैं ला के भी दूँ साइंस की बुक्स तो वो बोलेंगे ये तो हमारे को भाषा ही समझ में नहीं आ रही. तो आई थिंक जस्ट फॉर अ साइंटिफिक टेम्परामेंट और लोग थोड़े रैशनल बने, तो उसके लिए ही एटलीस्ट कुछ बुक्स एज अ एक्सपेरिमेंट अगर इंडियन पब्लिशिंग हाउसेज लाएँ तो हो सकता है बिकें, और इससे तो माशाल्लाह सबकी नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है आज की कि सुपरस्टिशियस ना हो और थोड़े. ये सवाल है आपका या मशवरा है? मेरी गुजारिश है ऐसा हो, क्योंकि जैसे रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन है वो अमेरिका में और यूके में साइंस फैलाते हैं, लेकिन उनको अगर मैंने कांटेक्ट करके पूछा कि आपकी बुक्स हिंदी में है तो वो बोल देते हैं हाँ है, बट उनको बोलो कि कौन सा पब्लिशर बेच रहा है तो वो भी कुछ नहीं बताते. तो आपको अगर पता है रिचर्ड डॉकिंस की कोई हिंदी में कर रहा है तो मुझे बताएं. एक सवाल यहाँ से है. एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है उस पर गालिबन हम लोगों ने फोकस नहीं कर पाया, शायद अधूरी रह जाती हैं. कभी कभी पैनलिस्टों से भी बातें और वो मौजूद जो किया था किताबें बोलती हैं. आई फील नाउ इट इज कि द बुक्स आर बीइंग डम्बी और डम एंड डस्टी, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट्सअप, फेसबुक एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो उस मौजू पे आप किस तरह फोकस डाल सकते हैं, कैसे इस हम डिसएडवांटेज से दूर होंगे? जैसे आपने मैडम ने, माथुर मैम ने और आपने भी कहा
कि हम लोग बोले ढीले ढाले हैं, कैजुअल लेते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन इट इज़ ए प्रोवर्ब इन अरबिक, व खैर जलीसुन फि ज़माने किताबुन, यानी बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड बियॉन्ड इरा। तो जी, उस पॉइंट अभी से एक आप क्या सोचती हैं? सवाल आपका लाइब्रेरी सिस्टम उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। इफ मिस्टर उस्मानी allow me, then may I correct you, because you belong to the Jamia Millia Islamia. So Jamia itself is a university. You have told Jamia Millia Islamia University. Thank you. जी जी, आप जोड़ दीजिए उसमें, फिर हम लोग जवाब देंगे। ये मुझे पूछना था कि बहुत से जो किताबें आती हैं उसमें हर पब्लिकेशन की कभी कभी जैसे जो लैंग्वेज एडिटिंग होती है वो शायद एक सी नहीं होती है, तो उसमें लैंग्वेज एडिटर्स क्या सब जगह होते हैं, उनका रोल क्या रहता है? और हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मैंने ये मुद्दा इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि इस पे एक पूरी अलग डिस्कशन हो सकती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलिट्रेशन, वो तमाम जो फ़नी खुसूसियात होती हैं एस्थेटिक्स वगैरह के बारे में। बट अगर आप में से कोई उसके बारे में बोलना चाहे तो ज़रूर बताएं। और ये किताबें बोलती हैं, ऑडियो बुक्स का सवाल तो पूछा था मैंने। हाँ, पहले लैंग्वेज, हाँ, हमेशा हर लैंग्वेज का एडिटर होता है। इन ऑफिस नहीं है तो हम बाहर से उनको हायर करके उनको चीज़ें देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस लैंग्वेज से भी आप ला रहे हैं, चाहे मराठी से ला रहे हैं, चाहे बांग्ला से ला रहे हैं, उसका फील नहीं आए, उसको ख़राब हो जाएगा। तो मैंने पहले ही फर्स्ट हमने जो शुरू किया था कि जब ट्रांसलेशन ख़राब हो जाती है तो आप कितना भी जोर लगा लें उसे नहीं बेच सकते हैं। और अगर हम आज बात कर रहे हैं कि हम सक्सेसफुली बेच पा रहे हैं तो इसका यही कारण है कि हम बिल्कुल लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं और वो देना, इवन हिंदी में भी, ये तो हम अदर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी हर टेस्ट की अलग किताब होती है, उसकी भाषा के साथ हमें उसी तरह से छेड़छाड़ करने का वो देना पड़ता है, ये है। और किताबें बोलती हैं के लिए जी, अभी बिल्कुल वैशाली जी ने यही बोला कि ठीक है, ई किंडल आया, ई पब आया, तो हम भी एक्चुअली में हम भी डरते थे। जिस टाइम हमने शुरू किया, मेरा पब्लिशिंग में काम शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि ई किंडल आ जाएगा तो ये हम जो कॉपी एडिटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये किस काम आएगा। लेकिन फिर भी किताबों ने दम दिखाया और आज भी किताबें ही सबसे ज़्यादा बोल रही हैं, चाहे कितना भी किंडल आ रहा है तो बिल्कुल बोलेंगी। सर, यूनिवर्सिटी लफ्ज़ का इस्तेमाल इस वजह से भी किया था कि कुछ लोग जो बाहर के हैं और सिर्फ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही उन्हें नहीं समझ में आए तो उनको आसानी हो। शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि एडिटर्स क्या करते हैं, उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हर ट्रांसलेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है और एक स्टाइल शीट बनती है ट्रांसलेशन की, और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस लफ्ज़ को, किस वर्ड को किस तरह से यूज़ किया जाएगा और उसकी कौन सा टेंस यूज़ होएगा, और उस तरह से तो बड़ा बारीकी से देखा जाता है वो ट्रांसलेशन। एक बार हो जाने के बाद एडिटर्स का रोल ज़्यादातर इस तरह से रहता है। मेरा कोई सवाल नहीं, सिर्फ अभी एक बात आई थी कि फॉन्ट करप्शन की, तो उसमें हिंदी का जाहिर है कि उसके फॉन्ट के साथ भी काम होना बाकी है, लेकिन उर्दू का जो इनपेज सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उर्दू के साथ, उसमें ये प्रॉब्लम तकरीबन सॉल्व हो जाता है। उसको जब हम PDF बना लेते हैं तो PDF के बाद फिर हम उसको अपलोड करना बहुत मुश्किल है। गूगल ऐप के ऊपर तकरीबन 30 किताबें मेरी अपनी पब्लिकेशन के साथ अपलोड है और तकरीबन 700-800 लोग हर किताब को क्लिक कर चुके हैं और वो पढ़ी जा रही है और उर्दू के साथ कुछ काम हुआ है। When you're talking about translation of different languages, I think every language represents a particular religion, a particular culture, and particular sect of people. So while in this business of publishing, how do you cope with the politics of religion, with the politics of culture and different kind of sects? I don't think any language represents a religion. I think different languages represent different cultures and different contexts, and translating different cultures and different contexts into another language can only be an activity that enriches our understanding of what literature and what writing is. So it's an important activity to do, but I don't think languages have anything to do with religion. I think also we forget the basic function of language, that it is to communicate. किसी particular region में कोई language develop हुई है तो उसका संबंध इससे होता है कि उस region में उस type के की vocabulary develop हुई है, आपस में बात करने का तरीका establish हुआ है। और जब हम translation करते हैं तो हम इस बात पे ध्यान ज़्यादा देते हैं कि जो content है
वो कितनी अच्छी तरह से उस एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो रहा है. That is all we want to do. I don't think we think about religion at that point of time. But I get your point कि काफ़ी controversies खड़ी होती हैं. For that we have our lawyers. We have people who advise us how we can actually go around things that could be sensitive material for other people. And then there is a bit of censoring that happens for sure. I mean we can't deny that. But उसके बावजूद अगर हम कर सकें तो अच्छी बात है. जी आप सवाल Since we are talking about publication, I want to know how do you cope with the plagiarism issue about plagiarism? You are asking in the context of ebooks? Yes. For both plagiarism in ebooks and physical books, at Penguin we have a cell that actually the lawyer cell looks after plagiarism. And if we get there are plagiarism. I mean, when you are editing, then there is a plagiarism software that you can make out that the author has not selected it from somewhere else. जब बाहर निकल आती है किताब, उसको फिर प्लेजराइज किया जाता है, तो उसके लिए अलग सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं दोनों ई बुक्स में और फिज़िकल बुक्स में. तो उसके लिए ख़ास तौर पे सेल्स होते हैं जहाँ पे आप कंप्लेन भेजते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म that you are putting the book on, and then they deal with that, and they shut down the sites and things like that. But I think the issue that you pointed to is a very serious issue, क्योंकि आजकल लिखने वाले भी जो है ना वो बहुत ढीले हो गए हैं. तो with the availability of information on the net, people just cut and paste, and they forget to note where they've cut and pasted from, and very often you will find पूरे हाँ passages, notes वगैरह. So it is an issue. ये जो पैनल डिस्कशन हुआ उसमें उर्दू के हवाले से जो बात हुई, जैसे मैडम ने कहा कि अभी करंट वीमेन राइटिंग इन उर्दू है कि नहीं है. जाहिर है कि है. कम से कम वो शाइस्ता फ़ाकरी, तरन्नुम रियाज जैसे फेमिनिस्ट नॉवेल्स लिख चुकी हैं. और जैसे कश्मीर पर बहुत अच्छा बर्फ़ आसना परिंदे काफ़ी थिक नावल है, तरन्नुम रियाज का नावल है. हाँ, और भी बहुत सारी हैं. वो आपके क्या बोलते हैं, सादका सहन नवाब. इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन नहीं है. अब जैसे राजकमल प्रकाशन की किताबों को जो है हिंदी में मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ. हिंदी लिटरेचर भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है हमने. वो मतलब उसका पूरा इतिहास पढ़ा है, और जो करंट राइटिंग्स है अप टू जयनंदन तक को अगर इन लोगों ने छापा है तो उसको भी पढ़ा है. ठीक है ना. तो लेकिन मुझे लगता है कि बात इसमें चुगताई मंटू और रुक गई है. कुरतुलैन हैदर से आगे बात बढ़ी नहीं है. इनके कैटलॉग में वही राइटर्स हैं जो नाउन है राजकमल प्रकाशन में. उसके बाद कुछ पता नहीं है राजकमल प्रकाशन को या रैंडम हाउस को कि अभी करंट उर्दू लिटरेचर क्या लिखा रहा है. जो जगन्नाथ ने काम किया कि अली अकबर नातिक को पब्लिश किया, जो बहुत ही बेस्ट. पेंगुइन ने भी छापा है, ऑक्सफोर्ड ने भी छापा है, लेकिन जगन्नाथ ने जैसे हिंदी में छापा है उसको इंग्लिश में छापा है. बिल्कुल करेंट राजकमल बोलने का मतलब कि इंफॉर्मेशन नहीं है कि बहुत अच्छे लिखने वाले उर्दू के मौजूद हैं, लेकिन हमारे दूसरे खासतौर से इंग्लिश और हिंदी के बड़े पब्लिशर पता नहीं है कि करंट हो क्या रहा है, या शायद वो पता लगाने की उसका एक तरीका है कि मतलब ये कोई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन चैनल सिस्टम तो नहीं कि हर आदमी ड्रॉप कर रहा है, लेकिन कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, जैसे अंजुमन तरक्की ये फारूकी बैठे. आप इनका वेबसाइट है, आपके NCPUL जैसा है, वो जो किताबें पब्लिश करते हैं बहुत ही काम की किताबें. अंजुमन जो किताबें पब्लिश करती है बहुत काम की किताबें हैं. उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं, कैटलॉग को ले सकते हैं, और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी करंट उर्दू लिटरेचर का आप लोग एक्सेस कर सकते हैं कि नए लोगों में भी कौन जो है बेहतर है जिसको हमको छापना चाहिए. ठीक है ना. हाँ, मेरा एक मशवरा है. अभी ये लोग हम इसको यहाँ पे शुक्रिया के साथ बंद करते हैं. हम बहुत ममनून हैं आप लोगों के, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई. इतने अच्छे गैलेक्सी ऑफ पब्लिशर्स जल्दी नहीं मिलते, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे सवालात हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके.
बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब इंडिविजुअली आप चाहें तो सवाल अपने पूछ लीजिए।